Good evening, students. Welcome to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज सैटरडे है एंड आज जो स्टैटिक जीके का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ब्रिक्स। सो व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स जो है एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये एक 5 कंट्रीज जो डेवलपिंग हमारी इकोनॉमीज है बड़ी बड़ी उनके द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इमर्जिंग कंट्रीज द्वारा बनाई गई इमर्जिंग इकोनॉमीज द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है सो दैट वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो उनका एजेंडा है उसे जो है उस पर फोकस कर सके। तो ये एक्रोनिम है: बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो जो 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज है ग्लोबली, उसके उनके नाम से जो है ये एक्रोनिम बनाया गया है, एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन और हिस्ट्री की अगर बात करें तो ओरिजिनली 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और उस टाइम पर ये सिर्फ ब्रिक था। साउथ अफ्रीका जो है लेटर ऑन ज्वाइन करा है। साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका 2010 में ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद इनको ज्वाइन करा है। इन्हें जो ब्रिक जो टर्म था BRIC, ये इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने जो है कॉइन करा था, राइट। फर्स्ट समिट जो था वो 2009 में हुआ था रशिया में, येकाटेरिनबर्ग में। तो ऑल्दो 2021 में ओरिजिनेशन हुई इसकी, 2001 में इसकी ओरिजिनेशन हुई। पहला सॉरी पहला समिट जो था सक्सेसफुल वो 2009 में ही ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय रशिया, राइट। और उसके बाद से एनुअली समिट्स हो रहे हैं और मेंबर स्टेट्स के बीच में रोटेट होकर होते हैं ऑन अ रोटेशनल बेसिस। तो जीडीपी की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली दे अकाउंट फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी 2023 के एस्टिमेट्स के हिसाब से। एंड कलेक्टिवली उनका जीडीपी जो है ऑलमोस्ट $25 ट्रिलियन जो है उसके बराबर है। ग्रोथ रेट क्या है ब्रिक्स नेशंस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट एंड दिस पॉपुलेशन जो है ये ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ट्रेड की बात की जाए तो 18% जो ग्लोबल ट्रेड है वो ब्रिक्स के द्वारा किया जाता है। एंड ब्रिक्स ने अपना एक डेवलपमेंट बैंक बनाया है 2014 में फोर्टलीजा ब्राजील में जो समिट हुआ था उसके दौरान, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड ये बैंक का एम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो प्रोजेक्ट्स प्रमोट करते हैं ब्रिक्स और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज में, डेवलपिंग नेशंस में, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसे फाइनेंस करेगा। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ब्रिक्स ने जो है जो आपकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी किसी मल्टीलैटरल नहीं हुई है, यूनिलैटरली जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कुछ कंट्रीज का देखने को मिल रहा है। तो उसमें रिफॉर्म्स की बात करी है, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो हमारी ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? ये जब हमने यूनाइटेड नेशंस और उसकी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस वाला लेक्चर किया है, अभी पिछले हफ्ते ही करा है, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर आपसे वो मिस हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जी के बाय नाजुक मैम की नाम इस नाम से एक प्लेलिस्ट ढूंढें, उसमें जो है सभी वीडियोस हैं, तो आपका जो जो मिस हुआ है वहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। ग्लोबल पार्टनरशिप्स को प्रमोट कर रहा है कि भाई आप ऐसी पार्टनरशिप्स बनाए जहाँ पे हर किसी की आवाज़ हो, सिर्फ डेवलप्ड नेशंस की आवाज़ ना हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ की आवाज़ ना हो, आपकी डेवलपिंग नेशंस और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी भी आवाज़ हो। और जो आपके ग्लोबल इश्यूज़ हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या जो आपका इन इक्विटेबल ट्रेड हो रहा है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हो रही है, उस सबको ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप्स बनाई जाए। समिट्स जो है एनुअली होल्ड कराए जाते हैं एंड सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल सब जो है सब तरह का जो इसकी डायमेंशन है इसमें डिस्कस की जाती हैं, राइट। फिर कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज और सॉफ्ट पावर का एक जो एडवांटेज है ब्रिक्स को वो हमेशा से रहा है।
डेमोग्राफिक्स पीछे भी पड़ चुके हैं कि 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है। एंड अर्बनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स नेशंस में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली चाइना, और अगर इंडिया की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ग्लोबल अर्बन ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑल्दो ब्रिक्स आर ऑल्सो फेसिंग सर्टन ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज है, एंड डिजिटल इकोनॉमी को लेकर जो फ्रॉड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी और ई कॉमर्स वाला जो एडवांसमेंट्स हैं उसको लेकर भी कि किस तरह से इंटीग्रेट करना है, वो भी है। मोर ओवर जियो पोलिटिकल टेंशंस जो है वो बहुत हाई हैं, इंडिया और चाइना के बीच में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मन मुटाव रहता है। एंड रशिया का जो रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट है, यूक्रेन के ऊपर अभी उन्होंने रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, 2-3 साल हो गया अटैक करा है, वॉर वेज करी है। एंड कहीं ना कहीं रशिया को जो माना जा रहा है कि अगेन चाइना के साथ क्लोज आकर जो है वो अग्रेसिव हो रहे हैं, तो रशिया का रोल जो है जियो पॉलिटिक्स में अगेन वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया है। तो टेंशंस जो हैं और ब्रिक्स की क्रेडिबिलिटी जो है इन सब चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट हो रही है। ग्लोबल रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात की कि वही डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स की बात हो रही है। एंड अगर आपको पता हो ग्लोबल जितना भी ट्रेड चल रहा है वो यूएस डॉलर्स में ही चलता है, तो उसको जो है डाइवर्सिफाई करने के लिए, सो दैट कंट्रीज जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कुछ भी इकोनॉमी में होता है तो पूरा ग्लोबल उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उन शॉक से बचाने के लिए डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। मोर ओवर ग्लोबल जो ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनमें रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन फोकस एंड साथ जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो आपका जिनका ह्यूमैनिटेरियन फोकस है, जैसे जीरो हंगर, पावर्टी एलिविएशन, जेंडर इक्वालिटी, उस पर फोकस करने की बात जो है ब्रिक्स करता है। तो ये कुछ की इकोनॉमिक फिगर्स है एज ऑफ 2023, आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। लेट्स टेक अ 5 सेकेंड पॉज सो दैट आप ये पढ़ ले। ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, एक्सपेंशन की बात हो रही है। ब्रिक्स अपने पर्व्यू में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और नेशंस को ऐड करने की बात कर रहा है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इजिप्ट, ये सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इनको ऐड करने की बात की जा रही है। एंड इनकी एडिशन से ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है वो सब जो है कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन, कोविड-19 जैसी सिचुएशन जो है दोबारा ना आए, और कैसे जो उसकी वजह से ऑलरेडी घाटा हो चुका है उससे रिकवर करना है, सब उसमें लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात की जाए तो अगेन ब्रिक्स जो है आने वाली टेक्नोलॉजीज जो है, एआई, मशीन लर्निंग, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सबको किस तरह से लेवरेज करना है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोशल ग्रोथ के लिए, वो सब जो है वो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001, एंड काफ़ी सारा इंडिया का हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इंडिया जो है ब्रिक्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऑलमोस्ट $3.7 ट्रिलियन का हमारा जो है जीडीपी है। हमारा सर्विस सेक्टर, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो बहुत रॉबस्ट है, बहुत वाइब्रेंट है, सो दैट कैन बी एन एडेड एडवांटेज जब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करने की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में अगेन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड एग्रीकल्चर जो है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो ऑलरेडी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है मेज का, कॉटन का, राइस का, व्हीट का। तो किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है ब्रिक्स नेशंस में, अगेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में तो रहेगा ही रहेगा। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल रोल की बात करें तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है इंडिया की तरफ से देखने को मिली है ग्लोबल इश्यूज पर, क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, टेररिज्म हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हो, उनमें रिफॉर्म्स लाने की बात हो, तो इंडिया हर लेवल पर जो है इस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व रहा है। सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म को लेकर और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर, जहां पर इंडिया कह रहा है कि हमें जी परमानेंट मेंबर्स
कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है उसे एक्सपैंड किया जाए, एंड जो आपकी डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको वहां पर जो है एक वॉइस दी जाए, उनको जो है वहां पे इंक्लूड किया जाए। तो अगेन इंडिया का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने में 2014 में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। मोर ओवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एडवोकेट करने में, एंड जो आपका कुछ उसमें आपकी फंडिंग या आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है तो वहां पे अगेन इंडिया कोऑपरेट करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ एक सीआरए है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि अगेन 2014 फोर्टालीजा ब्राजील में बनाया गया था। फोर्टालीजा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट्स ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे एनडीबी और सीआरए की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ये पूल ऑफ रिसोर्सेज है जहां पर हर नेशन जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एंड ब्रिक्स कंट्रीज को जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं तो उसमें असिस्ट करता है ताकि इनको आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, राइट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, रीजनल इंटीग्रेशन है, इंडिया का इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है। तो आरसीईपी जिसका इंडिया पहले पार्ट था लेकिन इंडिया ने बैकआउट कर लिया था, अभी ये पढ़ चुके हैं हम आसियान जब हमने पढ़ा था परसों उसमें। तो इन सब में इंडिया का जो है एंगेजमेंट रहा है। कल्चरल एंड सोशल एंगेजमेंट तो है ही है, एजुकेशनल फील्ड में चाहे पीपल टू पीपल टाइज हो, चाहे एकेडमिक एक्सचेंजेस, यूथ डिप्लोमेसी या टूरिज्म की बात हो, इंडिया इज एट द फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अगेन चैलेंजेस एंड डिफरेंसेस हैं। चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रिक्स में जो हमारा इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज जो है आता है। मोर ओवर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हर नेशन की अलग अलग हैं। इंडिया और ब्राजील जो है वो डेमोक्रेटिकली गवर्नड हैं और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करते हैं, वेर एज चाइना और रशिया जो है वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ को जो है प्रमोट करते हैं ओवर अदर इश्यूज। मोर ओवर कोविड 19 के बाद जो है जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी कंट्रीज चाइना से एग्जिट मार रही हैं और इंडिया में एंटर कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने के लिए। मोर ओवर इंडिया जो है ज़्यादा फोकस दे रहा है कि हेल्थ केयर पर और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हर नेशन जो है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया का विजन क्या है ब्रिक्स के लिए कि भाई ग्लोबली जो इमर्जिंग नेशंस हैं उनको आवाज मिले, अपने इश्यूज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाने की, और उनको हक हो कि उनकी बात सुनी जाए, जिससे हम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ किस तरह से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को हमने यूटिलाइज करके अपनी डिजिटल इकोनॉमी को, अपनी सोशल इकोनॉमी को जो है बढ़ावा देना है। तो दिस इज इंडियाज विजन फॉर ब्रिक्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक पीछे पड़ा तो ये देखिए 2014 में स्टैब्लिश हुआ, समिट था फोर्टालीजा ब्राजील में। पर्पस हम पढ़ चुके हैं। इनिशियल कैपिटल कितना था, 100 बिलियन, एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना था, 50 बिलियन। ये आपका ऑथराइज कैपिटल था, ये सब्सक्राइब कैपिटल था। एंड हर ब्रिक्स मेंबर को जो है इक्वल शेयर देना था 10 बिलियन का इनिशियल कैपिटल में, राइट। Focus areas: infrastructure, clean energy, transportation, urban development, water and sanitation, sustainable agriculture. So moreover, a sustainable way of being जो है इसका focus area है। ये बैंक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है ऑगमेंट करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड रिसेंट ईयर्स में जो है ब्रिक्स जो है अपना एनडीबी जो है अपनी मेंबरशिप जो है बढ़ा चुका है। पहले सिर्फ जहाँ पे 5 मेंबर्स थे, अब बांग्लादेश, यूएई, उरुगे, इजिप्ट जैसे और भी मेंबर्स इसमें ऐड हो गए हैं। ये डिटेल्स है इसके प्रोजेक्ट्स और लोन्स की, आप पढ़ सकते हैं। एनडीबी ने सबसे पहले अपने ग्रीन बॉन्ड्स जो है 2016 में इशू करे थे, एंड $450 मिलियन इन्होंने रेज किया था इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। की अचीवमेंट्स: 2021 में एनडीबी पहला एक ऐसा इमर्जिंग इकोनॉमीज द्वारा बनाया गया बैंक बना जिसको AAA क्रेडिट रेटिंग मिली थी रेटिंग एजेंसीज के द्वारा।
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पे इसका बहुत फोकस है ब्रिक्स में और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में। इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसने जो है फंड करे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो रोड मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है, बिहार में जो रूरल रोड्स वाला प्रोजेक्ट है, मुंबई का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 है, देन अदर देन दैट और कौन सा प्रोजेक्ट है, फिलहाल मुझे यही 3 याद आ रहे हैं। हाँ, राजस्थान में जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, अगेन वो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस करा है। सीआरए पीछे भी पड़ चुके हैं, 2014 में बनाया गया अलोंग साइड न्यू डेवलपमेंट बैंक। $100 बिलियन का लिक्विडिटी पूल है ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके मेंबर्स को जब उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो। तो एक सेफ्टी नेट है फाइनेंशियल तरीके से आपकी मेंबर कंट्रीज के लिए, ताकि उनको एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे, उन पर रिलाय ना करना पड़े। ये कंट्रीब्यूशन है। चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एंड साउथ अफ्रीका द स्मॉलेस्ट। फीचर्स क्या है? एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है एंड अवेलेबल है मेंबर कंट्रीज को करेंसी स्वैप के मैकेनिज्म के थ्रू, राइट। तो बेसिकली कंट्रीज को क्या है, उनको एक्सेस मिल जाती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की विदाउट हैविंग टू रिलाई सोलली ऑन आईएमएफ सपोर्ट। तो एक मेंबर कंट्री ऑलमोस्ट 30% ऑफ इट्स कोटा जो है इमीडिएटली जो है विड्रॉ कर सकती है इस सीआरए से विदाउट एनी लिंकेज टू एनी आईएमएफ प्रोग्राम। और जो रिमेनिंग 70% फंड्स हैं वो एक्सेस किए जाते हैं इस कंडीशन पे कि कंट्री को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए आईएमएफ के साथ, सो दैट कुछ लेवल की इंटरनेशनल ओवरसाइट बनी रहे। अब मुझे 100 रुपए निकालने हैं यहाँ से, तो 30 रुपए मैं इमीडिएटली निकाल सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। लेकिन जो बाकी 70 मुझे अगर निकालने हैं, तो इसके लिए कंडीशन है कि मेरे पास ऑलरेडी आईएमएफ के साथ कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होना चाहिए, सो दैट क्रेडिबिलिटी जो है मेरी बोरोइंग को एड हो। कहते हैं ना, जैसे लोन लेते हैं तो गारंटर चाहिए होता है, तो यहाँ पर सीआरए से लोन लेने के लिए गारंटर क्या है? आईएमएफ, राइट। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ये कोशिश सीआरए की यही कोशिश रहती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए। देन तीसरा एक स्ट्रक्चर है ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, जो 2013 में बनाया गया था, जो आपका समिट हुआ था डर्बन साउथ अफ्रीका में। पर्पस क्या है कि जो बिजनेसेस हैं ब्रिक्स कंट्रीज में, उनके अमंग्स में जो है आपने कोऑपरेशन जो है प्रमोट करनी है, सो दैट इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ट्रेड रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और जो चैलेंजेस दूसरा नेशन कोई फेस कर रहा है उसको हम एड्रेस कर सके। तो इससे ब्रिक्स नेशंस के अंदर जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। आपकी जो एमएसएमई सेक्टर है उसे भी सपोर्ट मिलेगा, इकोनॉमिक टाई स्ट्रेंथन होंगे और नॉलेज एक्सचेंज जो है वो होगा। मे बी मेरे यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आपको किसी चीज में अगर दिक्कत आ रही है और वो बेस्ट प्रैक्टिस लगा के मे बी आपकी वो दिक्कत दूर हो जाए। तो इसका भी जो की फोकस एरिया क्या है? एनर्जी एंड ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इसमें जो है ये पिछले वाला बिजनेस काउंसिल का ही कंटिन्यूएशन है। एनुअल ब्रिक्स बिजनेस फोरम जो है करवाया जाता है ब्रिक्स समिट के साथ ही, एंड यहाँ पे बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को जो है, एंगेजमेंट को जो है इन्हांस किया जा सकता है। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये इनकी इनोवेशन हब्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ब्रिक्स समिट्स की अगर बात करें तो पहला समिट बता चुकी हूँ 2009 में रशिया में हुआ था, तब वो ब्रिक ही होता था। 2010 में जाकर ब्रिक्स हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है? हर साल होल्ड किया जाता है। की फोकस एरिया भी हम पढ़ चुके हैं, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैसे इंप्रूव करने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव करनी है। देन सिग्निफिकेंट समिट्स, ब्रिक्स 2023 का समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, एंड यहाँ पर ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बात हुई थी। इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना एंड अदर कंट्रीज जो एक्सप्रेस कर रही थी इंटरेस्ट की हाँ हमें भी ब्रिक्स में ऐड किया जाए। और 2021 का समिट जो कि एक वर्चुअल समिट था एंड मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस था कि यूनिलैटरल या बायलैटरल वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए जहाँ पे हर किसी को आवाज दी जाए, एंड कोविड-19 को कैसे जो है कॉम्बैट करना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिफॉर्म करना है। तो ब्रिक्स ने भी एक लॉन्ग टर्म रोड मैप निकाला है, विजन 2030, जहाँ पे वो कैसे कोऑपरेशन को एनहांस करना है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, उसकी बात करते हैं।
फिर हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग होती है, जो कि पहली बार 2011 में की गई थी, कि किस तरह से हेल्थ केयर में, रिसर्च में और डिजीज कंट्रोल में हम जो है इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। ब्रिक्स का अपना एक वैक्सीन इनिशिएटिव है, एक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, राइट। ब्रिक्स विमेन्स बिजनेस अलायंस जो 2019 में लॉन्च किया गया था, जो 11 समिट हुआ था ब्राजील में। ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है कि फीमेल बिजनेसमैन जो है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो है, उनको इनकरेज करना एंड बिजनेस में जेंडर इक्वालिटी लेकर आना। तो किस तरह से औरतों को सशक्त किया जाए ब्रिक्स के थ्रू, ब्रिक्स कंट्रीज में उनको कैसे एम्पावर किया जाए, वो उसके साथ ही डील करता है। फिर आता है ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया। एकेडमिक एक्सचेंज, स्टूडेंट प्रोग्राम्स और रिसर्च कोलैबोरेशंस को जो है ये प्रमोट करता है बिटवीन द ब्रिक्स यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो जॉइंट रिसर्च ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, एंड कुछ स्पेशलाइज फील्ड्स पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करती है। साथ ही साथ एक एनुअल एकेडमिक फोरम भी जो है हर साल रखा जाता है। फिर है ब्रिक्स कल्चरल कोऑपरेशन, एक फिल्म फेस्टिवल है, कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग है, स्पोर्ट्स कोऑपरेशन है, ये सारे इनिशिएटिव्स इनकी कल्चरल कोऑपरेशन के अंडर आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन है, अगेन जो फोर्टलीजा में समिट हुआ था 2014 में, तो वहां पर ब्रिक्स फ्रेमवर्क प्रोग्राम जो है फॉर कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया था। तो की ऑब्जेक्टिव्स, आपने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है बूस्ट करना है अपकमिंग इमर्जिंग फील्ड्स में, बायोटेक, नैनोटेक, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन, ब्लॉकचेन, ये सब जो आपके अपकमिंग फील्ड्स हैं टेक्नोलॉजी वाले, इसमें इनोवेशन को प्रमोट करना है। आप जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, यंग साइंटिस्ट फोरम्स के थ्रू कर सकते हैं, या जो ब्रिक्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर है, जहां पर हम टेक्निकल एक्सपर्टीज को कोलैबोरेट करने की बात करते हैं और साथ ही शेयर करने की बात करते हैं। फिर 2015 में ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग भी है, वो भी इस्टेब्लिश की गई, जो आपके की इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एयर क्वालिटी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन, इन सबको कॉम्बैट करने के लिए, राइट। वैसे ही एक ब्रिक्स इकोनॉमिक डायलॉग है, जिसके तहत जॉइंट ट्रेड स्टडी ग्रुप आता है, ई कॉमर्स कोऑपरेशन आता है और पेमेंट्स टास्क फोर्स आता है। फिर इनोवेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी कोऑपरेशन है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करता है। साथ ही साथ स्टार्टअप जो आपका इन्वायरमेंट है उसको बूस्ट करने की बात करता है। और लास्टली है ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। तो जो लेबर इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स है, लेबर मार्केट में जो रिफॉर्म्स आने हैं ब्रिक्स मेंबर्स में, उन सबको जो है एड्रेस करता है, with key focus on unemployment, skill development, inclusivity of the labor markets, decent work conditions होनी चाहिए, आपका social protection होना चाहिए, right? स्पेशल सेक्टर्स स्पेशली फोकस किया जाता है उन सेक्टर्स पे जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जहाँ पे मशीन्स जो है ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही हैं। तो 2024 का ब्रिक्स समिट अक्टूबर 22 से 24 के बीच में रशिया में होगा, कजान में। एंड मेजर टॉपिक्स जो इंक्लूड किए जाएंगे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस को इनवाइट किया गया है, और समिट का एम क्या है कि वो 2030 एसडीजीज को जो है एडवांस करे एंड फोकस करे ग्लोबल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और प्रॉस्पेरिटी पे। Kazan Dialogues 2024, this is one of the key dialogues under the Russian presidency. इस साल प्रेसिडेंसी रशिया के पास है, एंड पॉलिसी मेकर्स, एकेडेमिया, बिजनेस लीडर्स, प्राइवेट सेक्टर लीडर्स, इन सब जो ब्रिक्स नेशंस को बिलोंग करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनोवेशन एंड रिसर्च पर फोकस किया जाएगा इन कजान डायलॉग्स में। ब्रिक्स मेंबरशिप की एक्सपेंशन की बात हो रही है। अगस्त 2024 में एक प्रेपरेटरी मीटिंग के थ्रू ब्रिक्स ने अनाउंस किया कि भाई दे आर एडमिटिंग 6 न्यू कंट्रीज, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये स्टेप रिफ्लेक्ट करता है कि ब्रिक्स का गोल क्या है,
हम अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज को जो है इंक्लूड करें, सो दैट एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड प्रमोट किया जा सके। एंड ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल 2024, ऑब्वियसली जब ब्रिक्स समिट होगा तो बिजनेस काउंसिल का जो एनुअल समिट होता है वो समिट के साथ ही होता है। तो अगेन स्ट्रेंथनिंग बिजनेस टाइज अमंग मेंबर कंट्रीज। तो फोकस क्या होगा? ट्रेड इन सेक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। So that is all for BRICS. Thank you very much for joining us today. I hope समझ आया। नहीं समझ आया आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट? ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस करी बिकॉज फिर बोरिंग हो जाता है, मतलब फैक्ट ही है, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस। तैयारी कस लीजिए, सरकार बन जाएगी एक दो दिनों में एंड रिक्रूटमेंट जो है फास्ट ट्रैक कर दी जाएगी। बाकी बैचेस चल रहे हैं। यू कैन ऑलवेज विजिट अस एट आवर ब्रांच विच इज ऑपोजिट साइंस कॉलेज कनाल रोड। अम्बवाली गली है जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल है, उसके साथ ही में बिल्डिंग है, तो ज्ञान गुरुकुल की, आप वहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, डेमो लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सेशंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस। सो होप टू सी यू देयर। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। आई विल सी यू ऑल टुमारो। Have a good evening. Take care. Bye bye. Happy studying.